नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला पे। मेरा नाम है राधेश्याम के भट्ट। तो आज का ये सेशन होने वाला है यूजीसी नेट पेपर 1। और पेपर 1 की हमारी यूनिट नंबर 10 है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में हम पूरा एक इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से लेकर वर्तमान 2026 तक का, उसमें पूरा करंट अफेयर्स मिला के पूरा एक एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो जब हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं, बौद्ध जैनिज्म से आगे बढ़ते हैं, तो एक फिर एरा आता है मिडाइवल यानी कि मध्यकाल का। और मध्यकाल में हम सभी को पता है मुगल्स का शासन रहा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही। और मुगल शासक मतलब नए लोग, मुगल शासन या दिल्ली सल्तनत की स्थापना से आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक इस्लामिक कल्चर आता है देश के अंदर। हिंदुस्तान में पहली बार इस्लामिक कल्चर आता है 1200 के बाद के। भी हम थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाऊंगा आपको जब फैक्ट में। तो उस बैकग्राउंड के साथ ही जब कुछ लोग आते हैं, तो कुछ लोग जब किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी परंपराएं अपने कल्चर को भी साथ लेके चलते हैं। ये भारत में भी हुआ। तो भारत में भी कुछ नए कल्चर, नए रिचुअल्स, नई परंपरा निकल कर आई। तो उसी को हम पढ़ने वाले बेसिकली। अब ये सेशन तो है एजुकेशन का, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 दे रहे हैं तो आपके लिए पूरा पेपर 1 में दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चंद छोटी सी गुरु दक्षिणा में, जिसकी हम चर्चा करेंगे क्लास के लास्ट में। फिलहाल हम बात करेंगे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम इन द मिडाइवल इंडिया, यानी कि इस्लामी या मुस्लिम शिक्षा परंपरा, जिसमें हम शिक्षा की परंपराएं क्या किस तरीके से मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, आज भी चलता है। आज भी भारत में वही हायरार्की चल रही है। शिक्षण संस्थान किस तरीके होते थे, उनके नाम क्या होते थे। बेसिकली यहाँ से बहुत ज्यादा फैक्चुअल यानी कि आप देखोगे फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, बहुत ज्यादा एरा नहीं है, छोटा सा सेशन है और इतना ही पार्ट है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अगर भारत की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन ही रही, उन्हीं को देखेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट या संस्थान स्थापित नहीं किए गए थे, जैसे कि एंशिएंट एजुकेशन में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, औदंतपुरी, सोमपुरा, ऐसे मिथिला, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट मिडाइवल काल में देखने को नहीं मिलते। चलिए तो एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहेंगे। मैंने कहा तो 1206 के आसपास दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मुगल्स स्थापित होते हैं, यानी इस्लाम का अनुसरण करने वाले लोग भारत में अपनी सत्ता धीरे धीरे स्थापित करते हुए चलते हैं। फिर आगे चल के बाद में पूरी तरीके से मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। मुगल शासन लगभग इसमें डेट दी होगी, ये देखिए 1526 के समय मुगल शासन का काल माना जाता है। अब इस समय अगर भारत की अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का उद्देश्य था, यानी कि इस समय की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें हम, इस्लामिक धर्म ज्ञान मेजरली यही एजुकेशन का सबसे मेन एम हुआ करता था। शरीयत ये कानून होती है, हम पढ़ेंगे फिकाहा वगैरह, ये भी सी चीजें सारी चीज दिखाऊंगा मैं आपको। और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण करना। अब कुछ लोग आएंगे तो नई भाषाएं भी आएंगी। तो मुख्यतः दो तरह की भाषाएं चलती हैं, एक फारसी और एक अरबी भाषा। उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, उर्दू भारत की भाषा है। तो बच्चे क्या बड़े कंफ्यूजन होते, कभी पूछा जाता तो उर्दू उर्दू बाद में ये फारसी, अरबी, और ये अपने आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां उर्दू का निर्माण होता है। उस क्षेत्र के कुछ लोकल लैंग्वेजों के मिलकर एक तरीके से उर्दू का निर्माण हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करें आपसे कि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े, अगर इस समय के अगर डिसिप्लिन इन लाइफ की बात करें स्टूडेंट्स की, तो एक शब्द याद रखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था, धार्मिक शिक्षा देना, है ना। रिचुअल्स एजुकेशन ही सबसे मेन था इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द रिलीजियस रूल्स, ये था, छात्रों को धार्मिक नियमों का पालन करना अनिवार्य ही था। जैसे कि आज भी आप देखोगे 5 टाइम की नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें जो उनकी धार्मिक मान्यता है, ये उस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता था विद्यार्थियों को। जैसे नमाज, एग्जाम्पल के तौर पे नमाज है, रोजा है, एंड शरीयत की प्रैक्टिस करना, है ना। इन ये सभी इस एजुकेशन का सबसे मेन हिस्सा यानी कि पार्ट होता था। और इसका अगर मुख्य अगर धार्मिक यानी गाइडेंस देने वाला ग्रंथ है तो सबसे सर्वोच्च क्या है, इनकी कुरान है, जो इनकी जो रिचुअल्स बुक है। जैसे हम गीता है हमारे पास, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी प्रकार इस्लाम की सबसे हाईएस्ट अगर जो ग्रंथ है तो वो है कुरान।
तो कुरान को बेस बनाकर ये अपनी जीवन शैली को निर्वाह करते थे। गुरु को मौलवी कहा जाता, और भी कई नाम है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बस हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अगर इसकी कुछ अगर मेन की फीचर्स की, अगर मैं एलिमेंट्स की अगर आपसे बात कहूं तो फीचर्स की, तो क्या लिखा है सर? प्रीडोमिनेटली द रिलीजियस एजुकेशन। किस पर? सिर्फ मुख्यतः धार्मिक शिक्षा की प्रधानता सर्वाधिक रहती थी। शिक्षा मुफ्त होती थी। अब खर्चा कौन उठाएगा? तो जिस राज्य में जो राजा बैठा हुआ है, जिस उस राज्य के राजा के संरक्षण में वहां के जो इंस्टीट्यूट होते थे, जैसे मदरसा, मकतब, ये दो तरह के नाम हम पढ़ेंगे, इनको भी समझेंगे क्या होते हैं, उनको संचालित करने के लिए राज्य की अनुदान या आय वहां से प्राप्त होती थी। अरबी और फारसी दो सबसे मेन भाषा थी इस एजुकेशन की, क्योंकि ये लोग कहां से आए थे? मिडिल ईस्ट की जो पूरी कंट्रीज है वहीं से लोग आए थे। तो अपने साथ ही अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपने पहनावा, अपने बातचीत करने का तरीका, अपनी स्थापत्य कला, आप देखोगे मुगल स्थापत्य कला हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, आर्ट एंड कल्चर्स में हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें जब किसी देश पे कोई दूसरी प्रजाति जाती है रहने के लिए या दूसरे कल्चर्स को फॉलो करने वाले, तो अपने साथ साथ वो अपने क्षेत्र की बहुत सारी चीजों को भी लेकर जाते हैं। भारत में भी यही हुआ जब मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के बाद इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है भारत के अंदर। साथ ही प्रशासनिक कार्यों के लिए एक ऐसे योग्य वर्ग को तैयार करना था जो उस राजा के इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर सके, साथ ही वो उस रूल के माध्यम से, जैसे हम शरीयत कहते हैं, जैसे कि हम वैदिक काल में हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं, वैसे ही इस्लामिक एजुकेशन में शरीयत होती है। शरीयत मीन्स इस्लामिक लॉ, उस लॉ का लोगों को पालन कराना और उस लॉ के अनुसार उस राज्य का प्रशासन करना। शिक्षा पद्धति में तर्कशास्त्र और वाद विवाद की भी परंपरा थी, जो कि अकबर के समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि अकबर थोड़ा सा क्या ना अलग विचारों का था, वो साथ ही हर चीज को बराबर सम्मान देता था। ये थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन, बहुत ज्यादा काम तो हुआ नहीं वैसे यहाँ पर। हाँ, शिक्षण पद्धति की बात की जाए तो वही, यानी कंठस्थ यानी कि मेमोराइजेशन पर ही ज्यादा जोर दिया जाता था, चीजें रटवाई जाती थी। आज भी ये पद्धति अपनाई जाती है मदरसों के अंदर। व्याख्या और प्रश्नोत्तर, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उस पर डिस्कशन करना एंड उस पर क्वेश्चनिंग के माध्यम से भी चीजों को बच्चों को सिखाई जाती थी। वाद विवाद यानी कि डिबेट और द डिस्कशन द शामिल होते थे। एक मौलवी और उस्ताद दो प्रमुख ऐसे व्यक्ति होते थे जो इनको गाइड करते थे बच्चों को, दोनों ही शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि इस्लामिक शिक्षा ने भारत में क्या या किस तरह का योगदान दिया है अपना, तो आप देखो ग्रोथ ऑफ द पर्शियन एंड द अरेबिक लिटरेचर, फारसी और अरबी साहित्य का विकास हुआ है भारत में, है ना। इब्न बतूता का नाम सुना होगा आपने। प्रशासन और कानून के क्षेत्र में शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ है, वर्नी का नाम आपने सुना होगा। वास्तुकला, संगीत में नवाचार यानी कि इनोवेशन ऑफ द आर्किटेक्चर, आर्ट एंड द म्यूजिक एंड द क्रिएशन ऑफ द एजुकेशन क्लास फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, जिसमें शरीयत का हम विशेष तौर पर जिक्र करते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लामिक कल्चर एंड द इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा पर धार्मिक छाप और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव देखा गया है। भारतीय शिक्षा पर धार्मिक छाप और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव। आज भी हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नॉर्मल बोलचाल में उर्दू के इस्तेमाल करते हैं, परंतु उर्दू भारत की भाषा है, याद रखिएगा। उर्दू कहां की भाषा है? भारत की भाषा है। अब थोड़ा सा अपन इसको और आगे एक एक करके अब चलते हैं हम थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम या पीरियड में यानी मिडाइवल पीरियड्स में दो तरह के प्रमुख शिक्षण संस्थान चलते थे। जैसे हम वैदिक में गुरुकुल पढ़ते हैं, मठ पढ़ते हैं, बिहार पढ़ते हैं, गटिगाय पढ़ते हैं, उसी प्रकार मंदिर में भी शिक्षाएं दी जाती थी। उसी प्रकार एंशिएंट माफी चाहूंगा मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम के दौरान यानी इस्लामिक एजुकेशन में दो तरह के शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। एक होते थे मकतब और एक होते थे मदरसा। मकतब क्या होते थे? मकतब शब्द अगर मैं बात करूं तो यह है सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और अरबी का एक शब्द है कुतुब, लिखा होगा, हाँ ये देखिए, अरबी का एक शब्द है कुतुब से बना है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन को। जैसे हम वहां पर आज आप जो एलकेजी यूकेजी वाले जो देखते हो, जहां पढ़ना और लिखना और बोलना सिखाया जाता है, तो यहां होती थी आपकी प्राइमरी मकतब एजुकेशन, दिस कॉल फॉर द मकतब, इंस्टीट्यूट से उस समय के। ये आज भी यूज होते हैं ये शब्द, आप देखोगे बहुत सारे मदरसों का नाम तो हम सुनते ही सुनते हैं। फिर एक शब्द आता है मदरसा।
तो मदरसा जो है ये हायर एजुकेशन वाले जो बच्चे होते, जब बच्चे मकतब से बाहर निकलेंगे तो उनको प्रमोट करके मदरसों में भेजा जाता था, ताकि वहां वो जाके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अब देखिए, प्राइमरी में कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना और गिनती ये सारी चीजें सिखाई जाती थी मकतब में। भाषा वही रहेगी, अरबी और फारसी भाषा चलेगी, याद रख लेना। भाषा कभी हिंदी नहीं होगी, यहाँ पर भाषा फारसी ही और अरबी ही रहेगी। और मदरसे की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूरी तरीके से बच्चों को धर्म की शिक्षा देना, यानी कुरान की शिक्षा देना, और तरीके से उसको गहराई से समझाना। कानून यानी कि जिसमें हम शरीयत फिकह की हम बात करते हैं, साहित्य लिटरेचर और साइंस वगैरह, ये सारे साइंस बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली बेसिक, उस समय जितना आविष्कार हुआ होगा उतना ही बेसिक चीजों पर। अब देखो कुछ नाम ऐसे मिलते हैं प्रमुख मदरसे उस समय, जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट, मैंने कहा पहले कि इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं हुए थे, कुछ हुए जिनके नाम अगर आपसे मैं बात करूं, निजामिया मदरसा है दिल्ली का, जामिया मस्जिद स्कूल, और अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कुछ और भी सारे मदरसे स्थापित किए गए थे। ये अकबर के समय पे बहुत ज्यादा इन्होंने विकसित, कुछ शाहजहां के टाइम पे भी विकसित हुए थे, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मदरसा की अगर शब्द की बात करें तो एक अरबी का एक शब्द है दरस, जिसका मतलब होता है स्पीच या लेक्चर्स देना, तो उसी से यह शब्द निकल कर आया है दरस, और इसी से बना है सर मदरसा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग की चीज बता रहा हूं, ये 100% पूछी जाती है एग्जाम में, और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट्स हुए हैं। एक और इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जब भारत में जब सूफी आंदोलन होता है, सूफी संत निकल कर आते हैं जो थोड़ी इस्लामिक रूढ़िवादियों के विरोध में, जब सूफी समुदाय निकल कर आते तो उनके एक शब्द निकल गया था खानगाह। तो खानगाह क्या होते थे, ये सूफी संतों के केंद्र थे जहां पर ये आध्यात्मिक एजुकेशन दी जाती थी। आज भी आप सूफी म्यूजिक सुनते हो, सूफी म्यूजिक की स्थापना ही आध्यात्मिक संगीत से होती है। जब हम थोड़ा मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते तो वहां ये चीज हम पढ़ते हैं। और धार्मिक सुधार आंदोलन भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी हम सूफी संतों का जिक्र होता है। अब कुछ तरह की रिचुअल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होती थी, जैसे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हम 16 संस्कार भारतीय सनातन परंपरा में है, तो उसमें से एक उपनयन संस्कार होता है, शिक्षा प्रारंभ का पहला संस्कार माना जाता है। उसी प्रकार इस्लामिक परंपरा यानी कल्चर में भी एक ऐसा ही एक संस्कार था जिसे रस्म कहते हैं, उर्दू यानी उर्दू भाषा में रस्म। इसका नाम था बिस्मिल्लाह ख्वानी रस्म। क्या नाम था रस्म का, याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह ख्वानी रस्म। यह है क्या, तो बिस्मिल्लाह ख्वानी रस्म ठीक उपनयन संस्कार की तरह द फॉर्मल रिचुअल्स ऑफ द विगन एजुकेशन सिमिलर टू द उपनयन ऑफ द वैदिक पीरियड। ठीक है। अब ये रस्म कब होती थी, वेन द चाइल्ड रीच ऑफ द एज द 4 ईयर 4 मंथ एंड 4 डे। आपको ये याद करना, ये यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछी जा चुका है। 4 ईयर 4 मंथ एंड 4 डे, 4 वर्ष 4, जब कोई शिशु या बच्चा 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का होता है तो ये संस्कार किया जाता है। बच्चे को यहाँ पे कुरान की शुरुआती आयतें जो होती हैं, आयतें मतलब जैसे हम दोहा चौपाई नहीं पढ़ते है ना अपने धार्मिक, उसी प्रकार कुरान की जो लाइंस होती हैं उनको आयतें कहा जाता है। तो उन आयतों शुरुआती आयतों को दोहराने को कहा जाता है बच्चों को। ठीक है। अब देखिए माफी चाहूंगा, अब कुछ उस समय के टीचर्स भी रहे होंगे, कुछ विद्वान भी रहे होंगे, तो उसमें से आप लोग आज भी ये दो नाम हमेशा सुनते हैं, मौलवी या मौलाना। ये होते क्या है सर, मौलवी और मौलाना? जैसे हम गुरु हो, जैसे हम आप जब एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, गुरु पढ़ते हैं, आचार्य पढ़ते हैं। ये 2-3 तरह के शब्द निकल कर आते हैं, गुरु है, आचार्य है, महात्मा है, इस तरह के शब्द हम पढ़ते हैं, ऋषि है। उसी प्रकार यहां होते थे सर मौलवी और मौलाना, और भी है। तो मौलवी और मौलाना जो इनका काम क्या था, ये इस्लामिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षक, और इसके लिए नॉर्मल कॉमन भाषा में एक शब्द चलता है उस्ताद। कोई व्यक्ति किसी चीज में पारंगत हो यानी टीचर्स हो, उसको उस्ताद कहा जाता था। ये शब्द आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और आपने कुश्ती के दंगलों में देखा हो आज भी ये वर्ड उस्ताद कहा जाता है उनको। टीचर्स या प्रोफेसर्स होते थे, इंग्लिश में का है, यह अत्यधिक सम्मानित विद्वान होते थे जो मकतब और मदरसों दोनों में पढ़ाया करते थे।
मौलाना उपाधि आमतौर पर बहुत बड़े और वरिष्ठ विद्वानों को दी जाती थी। जो विद्वान हो, जिन्होंने कुरान जिनको अच्छे से आती हो, साथ ही वो सब नियम वगैरह शरीयत ये सब अच्छे से जानते हो और जिसको वो ट्रांसमिट भी कर सके, ऐसे लोगों को मौलाना और मौलाने की उपाधि दी जाती थी। और सोसाइटी में अगर आप देखोगे आज भी इस्लामिक यानी मुस्लिम सोसाइटीज में मौलाना की जो पदवी होती है उन व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है। एक शब्द आता है हाफिज। हाफिज कुरान कहा जाता है, इनको हाफिज कुरान भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली आप देखोगे वह व्यक्ति है जो पूरी तरह कुरान जुबानी याद होती थी इन लोगों को, कि मेमोराइज द एंटायर कुरान। मध्यकाल में मकतबों में बच्चों को कुरान का सही उच्चारण सिखाने में हाफिज साहब की महत्वपूर्ण भूमिका होती। आज भी कुछ जगह आप जाओगे, हाफिज साहब जो होते धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। याद रखना, आज भी है, आज भी है मस्जिदों में। आज भी आपको हाफिज साहब के पास जाओगे तो एक धर्म गुरु के रूप में उनकी छवि रहती है। लेकिन टीचर्स भी हैं जो धर्म गुरु है, मतलब गुरु का मतलब भी होता है सर टीचर, याद रखिएगा, धर्म गुरु का मतलब। लेकिन शिक्षा वो धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा हमको देते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा और नीचे, एक शब्द आता है फाजिल। फाजिल क्या है? ये सारे टेक्स्ट आपको याद करना पड़ेगा साहब। फाजिल तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के जो विशेषज्ञ होते थे, यानी डिग्रीज द अवार्ड ऑफ द एक्सपर्ट लॉजिक एंड फिलोसफी। अब जो थोड़ा सा दार्शनिक सोच रखते थे, थोड़ी तार्किक सोच रखते थे, उन सब विद्वानों को कहा जाता था फाजिल। फाजिल की उपाधि उनको दी जाती थी। ठीक है, जैसे अगर मैं बर्नी का नाम भी लूं तो बर्नी एक अच्छा साहित्यकार था, है ना, अच्छा सलाहकार भी था, तो हो सकता है फाजिल की उपाधि दी हो उसको। जियाउद्दीन बर्नी की मैं बात करूं। एक नाम आता है आलिम, ये शब्द आज भी इस्तेमाल किया जाता है, आलिम। तो आलिम जो है वो धार्मिक शिक्षा में महारत हासिल करने वालों को दी जाती थी। जैसे हमने अभी हाफिज साहब की बात की, उसी प्रकार आलिम भी जिन्होंने धार्मिक लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, धार्मिक एजुकेशन पे अच्छा काम किया हो और जिन्होंने अच्छा ज्ञान अर्जन किया हो, उनको आलिम की उपाधि दी जाती थी। एक शब्द आता है आलिम से ही मिलता मिलता, एक आता है काबिल। काबिल बोला जाएगा इसको, है ना, काबिल। ये जो विद्वान होते थे, ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने वाले छात्रों को मिलने वाली उपाधि थी काबिल। किसके लिए? लिटरेचर के क्षेत्र में डिग्री अवार्ड टू द एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, दिस कॉल्ड काबिल। याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट उपाधियां थी, ये आप याद करेंगे। अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस का क्या प्रारूप रहता था इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में? तो मेनली एजुकेशन किस पर फोकस थी? रिलीजन बेस्ड एजुकेशन हुआ करती थी। बिल्कुल यहां देखिए, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं, एक शब्द आपको याद रखना है तफसीर, एक आपको नाम रखना है हदीत। तफसीर, हदीत। तफसीर क्या होती थी? जिसमें कुरान को डिस्क्राइब किया जाता था, यानी व्याख्या की जाती थी कुरान की। तफसीर, ये पाठ्यक्रम हुआ करते थे कि तफसीर पढ़ना यानी कुरान की व्याख्या को समझना है साहब। और एक शब्द और आता है हदीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीत बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीत कई बार यूजीसी हदीत पूछा जा चुका है। फिकहा एक शब्द और आएगा, मैं भी बताऊंगा फिकहा क्या है। शरीयत और फिकहा दो शब्द यहां मिलेंगे, मैं शरीयत भी लिख देता हूं यहीं पे, आप चाहो तो लिख लेना अगर शॉर्ट नोट बना रहे हो। तो हदीत जो होते थे ये मोहम्मद पैगंबर साहब के इसमें कोटेशंस होते थे, है ना, लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे जो धार्मिक गुरु होते हैं वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको जो शिक्षा देते हैं वही कोटेशंस समझाए जाते हैं। ठीक है। फिकह जो है वो इस्लामी कानून है। जैसे हिजाब की बात की जाएगी आपसे, है ना, नमाज की बात की जाएगी आपसे, कुछ रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें फिकह के अंदर और शरीयत के अंदर मिलती थी। इसके अलावा भी कुछ कुछ जगह पे, जैसे अकबर के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा प्रमोट की गई थी, जिसमें आप देखो लॉजिक, फिलोसफी, द मैथमेटिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री जैसे विषय भी शामिल किए गए थे। लेकिन मुख्यतः अगर कभी भी पूछा जाए इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में, तो रिलीजन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम रहती थी। बस इतना याद रखेंगे। जैसे हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन वहां साथ ही साथ वहां वेद भी पढ़ाए जाते थे, तर्क भी पढ़ाया जाता था, शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, गणितज्ञ की, चिकित्सा की, सभी शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पर भी आपको कुछ तर्क वगैरह की, गणित की शिक्षा देखने को मिलती है। अब धार्मिक विषय की अगर बात करें तो कुरान है, हदीस है, शरीयत है, फिकह है। लैंग्वेज दो ही थी, अरबी और फारसी। अन्य विषय भी पढ़ाए जाते, तर्कशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और दर्शन भी पढ़ाया जाता था यहाँ पे। अब मेथड लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करें शिक्षण की विधि, तो देखो
अगर हम इसकी मीडियम की बात करें तो मुख्य रूप से जो थी आपको अरबी, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के लिए अरबी भाषा का उपयोग किया जाता था। और फारसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, यानी जब कुछ रूलर वहां के उस समय जितने भी रूलर्स हुए, चाहे अकबर की हम बात कर लें, जहांगीर की बात कर लें, या दिल्ली सल्तनत से लेके हम अंतिम मुगल शासक और औरंगजेब की हम बात कर ले, औरंगजेब के जो लास्ट में शासक हुए, सभी में अपने दरबार की बोलचाल की भाषा होती है, तो वहां एक भाषा का इस्तेमाल किया जाता, तो उसे कहते हैं फारसी। ये दोनों अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना आप लोग, ठीक है, कि प्रिंसिपली द अरेबिक फॉर द रिलीजियस टेक्सेस एंड द पर्शियन द कोर्ट लैंग्वेज एंड द ऑफिशियल वर्क। ठीक है, अब मेथड क्या होते थे, तो मेथड वही था जैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के मेथड में, या वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं सारी चीज रूट लर्निंग के द्वारा होती है, यहां पर भी ठीक ठीक वैसे ही होता, क्योंकि बहुत ज्यादा कागज उत्पादन उस समय हुआ नहीं था, कागज के उतनी मात्रा में बनते नहीं थी, तो कहीं ना कहीं शाही और कागज की अनुपलब्धि थी, तो चीजों को कैसे मेमोराइज कराया जाता था बच्चों को। मौखिक पद्धति, ओरल मेथड, रूट लर्निंग और लेक्चर मेथड पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो फंडिंग कहां से होती थी, फंडिंग रूलर के द्वारा दी जाती थी। और एक शब्द आप पढ़ोगे वक्फ बोर्ड, जैसे कि आज भी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड क्या है, जहां लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी आय का या अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो वक्फ बोर्ड में देते हैं, ताकि वो अपने इस्लामिक धर्म के प्रचार और उसकी एजुकेशन सिस्टम में काम आएगा। उसी प्रकार उस समय भी हुआ करता था। देखिए, शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी, जिसका खर्चा राजाओं और अमीरों द्वारा दान किए गए, उस दान को कहा जाता था वक्फ। ठीक है, वक्फ के द्वारा चलाया जाता था। तो ये था इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। उद्देश्य था कुरान और हदीस का अध्ययन कराना, शरीयत और फिकह की जानकारी, अरबी भाषा का ज्ञान, प्रशासन, न्याय और लेखा जोखा के लिए शिक्षित वर्ग तैयार करना, यही मेन। स्टडी ऑफ द कुरान एंड हदीस, द नॉलेज ऑफ द शरीयत एंड द फिका, इस्लामिक लॉ है, ये दोनों ही याद रख लेना, कई बार ये मल्टीपल टाइम पूछी गई है। कुरान एवं हदीस कई बार आपसे पूछा गया। ये दो लैंग्वेज आपको हमेशा याद रखना, अरेबिक एंड द पर्शियन। ठीक है, एंड द प्रिपेयरिंग एंड एजुकेशन क्लास फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी एंड द अकाउंट्स, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था। अब बाकी अगला वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप इसी तरह पूरा हायर एजुकेशन और पूरा पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बैच लेना पड़ेगा। ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 11 रुपए में, जिस बैच में लगभग आपको 143 क्लासेस देखने को मिलेंगी। सभी क्लासेस के ई पीडीएफ नोट्स अवेलेबल, क्लास वाइज अवेलेबल कराए गए हैं सभी के, और पूरा पेपर आपको मिलेगा। और ये शुल्क बेसिकली, ये बैच मैंने पढ़ाया था आज से 1.5 से 2 महीने पहले, यूजीसी नेट जून 2026 के बच्चों के लिए, अभी 1.5-2 महीने पहले समाप्त हुआ है। और ये बैच में हटाने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़ते गए, तो इस बैच को फिर बाद में हटाने के लिए, नहीं हटाने के लिए रिक्वेस्ट आई, तो ठीक है, सोचा नहीं हटाते। फिर बैच अब रही है दिसंबर 2026 तक अवेलेबल रहेगा, आपके लिए अवेलेबल है। और शुल्क की बात करें तो बेसिकली पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, लेकिन कुछ बच्चों थे जिनके मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ ना कुछ ले लीजिए, क्योंकि हम किसी की दया या कृपा का पात्र नहीं बनना चाहते। और बेसिकली ये ऐसे ही बच्चों के लिए लाया गया था जो किसी न किसी कारणवश पेड कोर्स या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उन सभी छात्रों के लिए। तो इस बैच को आप एक छोटी सी गुरु दक्षिणा के द्वारा ले सकते हैं, और बाकी आप इसे, ये वाद्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है देना, आपकी इच्छा, आप दो या मत दो। पेमेंट कहाँ करेंगे, इसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको ये पेमेंट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए या चैनल, इसको क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ सभी क्लास के क्लासेस बाय नोट्स मिलेंगे। और अगर डायरेक्ट आप लिंक जाना चाहते हो तो अब देखो क्लासेस कहाँ मिलेंगी, बहुत सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ परेशान हूँ, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आना है, और यहाँ आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पे। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जैसे ही आओगे, यहाँ आपको मल्टीपल बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। कुछ यहाँ स्टडी गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो है जो नए बच्चों को काम में आएंगी। मैं पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। बाकी अभी स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस, और पेपर 1 के लिए तो आपको बहुत कंटेंट है, इस पर कमी नहीं है कंटेंट की। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गाइड यूजीसी नेट गाइडेंस रिलेटेड भी है। ये मैराथन है ना, ये भी आप अगर आप पूरा थ्योरी बेच पढ़ रहे हैं तो ये भी मत देखिए आप, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज्यादा सेशन है नहीं इसमें। यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये रिवीजन जो मैराथन सेशन है, ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड सेशन है, जब आप पढ़ो तो इसको आप लगाते हुए चलना, आपके लिए हेल्प मिलेगी। यूनिट वाइज बहुत सारी पीडीएफ क्लासेस बनी है। और नीचे आप आओगे थोड़ा स्क्रॉल करके, 143 क्लासेस की एक आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको ये पूरा बेस देखने को मिल जाएगा। तो हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं निसंदेह होकर। ठीक है जी। और
क्लासेस के नोट्स मिलेंगे आपको चैनल के अबाउट सेक्शन या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ आपको सभी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारी अपडेट्स और मैं हॉट टॉपिक के पीडीएफ वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारी कोचिंग का इंस्टाग्राम। एक और हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर हम इस पर बहुत जल्दी काम करेंगे, जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, दीजिए मुझे जाने की इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।